नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स मीडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हो रही हिंसा, भारत विरोधी प्रदर्शन और हिंदुओं पर किए जा रहे अत्याचारों पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि आवश्यकता है ऑल आइज ऑन हिंदू पर जिक्र होने की। कैसे एक नेता की मौत के बाद उन्मादी भीड़ ने हिंदुओं को टारगेट किया, कैसे एक लड़के को नंगा करके हिंदू होने के नाम पर उसे जिंदा जला दिया गया, आज के सेशन में जिक्र होगा। भारत को अल्टीमेटली कब जाकर के बांग्लादेश के अंदर पनप रही हिंसाओं पर, जो कि फिलहाल पड़ोस में है, लेकिन आने वाले समय में हमारे देश के अंदर बिल्कुल सीमावर्ती राज्यों में चुनाव है। आसाम और बांग्लादेश में चुनाव है। क्या हम ऐसे आसाम और पश्चिम बंगाल में चुनाव है, ऐसे में क्या हमारे लिए ये सब स्थितियां नजरअंदाज करने योग्य हैं? आज के सेशन में जिक्र करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आपके सामने कुछ तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें हैं उस जनाजे में उमड़ी भीड़ की, जो उस्मान हादी नाम के एक नेता, जो कि युवा नेता था, जिसने कि शेख हसीना को देश से निकालने में बड़ा ही मंच संचालन किया था, वक्ता बनकर निकला था, बड़ा ही यूथ लीडर बनकर निकला था। उसकी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या किए जाने के बाद उसके जनाजे में उमड़ी भीड़ की यहां पर तस्वीरें बयान कर रही हैं कि किस तरह बांग्लादेश में फिलहाल स्थितियां बन रही हैं। कैसे बांग्लादेश में संसद की बगल के अंदर हजारों की संख्या में भीड़ एकत्रित होती है। साथ ही साथ में जो मारने वाले लोग हैं उनके खिलाफ, और विशेष रूप से इन सबकी साइकोलॉजी में शेख हसीना, और शेख हसीना चूंकि भारत समर्थक रही हैं तो भारत के खिलाफ नारेबाजी चरम पर रही। तस्वीरें जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हैं, शुरुआती दौर में इनका खंडन हुआ कि नहीं, ये बांग्लादेश से नहीं है। इसको लेकर के काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर डिबेट रही, लेकिन बाद में बहुत सारे मीडिया हैंडल्स ने इन तस्वीरों को लिया कि ये जनाजे में उमड़ी भीड़ थी, जो आपको यहां पर दिखाई दे रही है। चर्चा है उस्मान हादी की मौत की। उस्मान हादी जिसको गोली मारी गई थी 12 दिसंबर को जिसे गोली मारी गई, उसका फ्यूनरल था कल। फ्यूनरल होने में इतना समय क्यों लगा, इसके पीछे का कहानी हमने आपको डिटेल में पहले बताई है। पहले उस्मान हादी पर गोली चली थी। जिन लोगों ने गोली चलाई उनके बारे में कहा गया कि वो भारत के द्वारा प्रायोजित थे, या फिर वो भागकर भारत में चले गए, भारत ने उन्हें संरक्षण दिया। वहीं दूसरी तरफ यहां पर बांग्लादेश में जब हिंसा भड़कती है तो हिंसा भड़कने पर दफ्तरों और कार्यालयों पर हमले किए जाते हैं। यहां पर तस्वीरें हैं बांग्लादेश के अंदर। उस्मान हादी की मौत होती है, जिसको 12 तारीख को गोली मारी गई थी। उसकी मौत 18 तारीख को होती है। वो हॉस्पिटलाइज्ड था, सिंगापुर में उसका इलाज चल रहा था, लेकिन जब उसकी डेड बॉडी को लाया गया कल दफनाने के लिए, तो दफनाते समय पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। और उन सभी के बीच में बड़ा सवाल यह कि क्या भारत इस स्थिति पर केवल नजर बनाए बैठा है? कोई बयान क्यों नहीं? ना हिंदुओं की मौत पर बयान दिया जा रहा है, ना उस्मान हादी की मौत पर कोई बयान दिया जा रहा है। भारत अल्टीमेटली कौन सी विदेश नीति अपना रहा है, यह बड़ा सवाल है। कौन था उस्मान हादी, इसके बारे में मैंने कई बार आपको पहले भी बताया है। यह अपनी भारत विरोधी पोस्ट के लिए जाना जाता था। यह जाना जाता था बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना को हटाने के लिए। यह जाना जाता था उन लोगों का नेतृत्व करने के लिए जिन्हें बांग्लादेश में शेख हसीना ऑटोक्रेट यानी तानाशाह लगती थी, जिन्हें बांग्लादेश में शेख हसीना मोदी के द्वारा संचालित नेता लगती थी, जिन्हें लगता था कि शेख हसीना को केवल भारत आदेश देता है, केवल शेख हसीना वही करती हैं। ऐसे में उस्मान हादी की मौत, उस्मान हादी जिसके भारत के विरोध में इतने सारे पोस्टर, शेख हसीना के विरोध में पूरा छात्र आंदोलन जुलाई 2024 वाला, और उसके बाद में उसकी मौत हो जाना भारत के खिलाफ लोगों को भड़काता है। 18 दिसंबर को इसकी मौत होती है और उसको बांग्लादेश में लाने के लिए कल इसकी डेड बॉडी को लाया जाता है। यहां पर यह जनाजे के अंदर आई हुई डेड बॉडी है, जिसे हवाई जहाज से लेकर लाया गया। इसे पूरी तरह से राष्ट्रीय सम्मान दिया गया, झंडे में लपेट करके इसे लाया गया, राष्ट्रीय गीत संचालित किया गया, बजाया गया, और उसे पूरी तरह से वही एक राष्ट्रीय नेता के रूप में खा के सुपुर्द किया गया। इस बात से हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें इनके देश में क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें किसको सम्मान देना है, किसको नहीं देना है, किसको लपेटना है, किसको टांकना है, किसके लिए झंडे झुकाने हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि आपके यहां पर अगर भारत के विरोध में इस तरह की फसल तैयार की जा रही है, तो ये जो कम दिमाग की भीड़ है, इस भीड़ को उकसावा देकर के भारत के अंदर आतंक प्रायोजित करवाए जा सकते हैं। पाकिस्तान ऐसी ही तैयारियों में एनी टाइम रहता है, जहां उसे ब्रेन वॉश्ड लोग मिले, जिन्हें लगने लगे कि भारत से बड़ा दुश्मन हमारा कोई नहीं है। एक व्यक्ति की मौत, जिसकी मौत के कुछ ही सेकंड के भीतर भारत पर इल्जाम लगा दिया गया, मतलब थोड़ी देर पहले मौत हुई है और उसके बाद में बयान आने शुरू होते हैं कि भारत ने उस्मान हादी को मरवा दिया। हो सकता है कि यहां के रीजनल लीडर्स ने उसे मरवाया हो सकता है कि उसकी मौत से जो उत्पन्न जो योग मतलब लोगों के अंदर गुस्सा है,
उसको वो एक साथ इकट्ठा करके भारत के विरोध में यूज करना चाहते हो। ये तमाम चीजें संभव है। ऐसे में उस्मान हदी की मौत पर यहाँ के जो चीफ एडवाइजर हैं मोहम्मद यूनुस, उनका बयान आता है, वो तारीख बताते हैं, टाइम बताते हैं कि 2 बजे उसको खाके सुपुर्द किया जाएगा। लोग वहां पर भीड़ के अंदर जनाजे के लिए इकट्ठे होने शुरू होते हैं। बड़ी संख्या में देश में दूर दराज से लोग निकलकर यहाँ पहुंचते हैं। उसके जनाजे को जब ले जाया जा रहा होता है तो उसे बिल्कुल किसी राष्ट्रीय नेता की तरह सम्मान दिया जा रहा होता है और उसको पूरी तरह से भीड़ ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर के नमाज अदा करके उसको खाके सुपुर्द किया। तस्वीरें बाहर निकल कर आई और ये सारी की सारी सुपुर्द खाक किया गया। यहां पर ये जो तस्वीरें निकल कर आई, इसके अंदर ये बताती हैं कि किस तरह से यहां पर लोगों ने उसको, उसकी मौत को राष्ट्रीय शोक के साथ जोड़कर रखा। खैर, अब बड़ा सवाल यह है कि इसके पीछे की राजनीति क्या है, उसे पहले समझ लिया जाए। देखिए, ये जो भीड़ आपको दिख रही है, जिस तरह की भीड़ यहां पर उपस्थित हुई है, वो भीड़ पूरी तरह से कट्टरपंथियों की है। वो लोग हैं जिन्होंने पहले शेख हसीना को और उससे पहले कभी खालिदा जिया को पसंद दोनों को ही नहीं किया था। ये जमात के लोग हैं। यहां पर कट्टरपंथियों की एक जमात है। वो पहले शेख हसीना के टाइम पर बैन थी। उन्हें चुनाव लड़ना, उन्हें चुनाव के अंदर कंटेस्ट करना, ये इस तरह के प्रोटेस्ट करना अलाउड ही नहीं था। 15 साल तक शेख हसीना शासन में जब तक रही, जमात को दूर ही रखा गया राष्ट्रीय राजनीति से। जमात वो है जो 1971 में जब बांग्लादेश बना था, उस समय पर भी बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान समर्थित थी। पाकिस्तान के समर्थन में यह जमात थी कट्टरपंथियों की, जो बांग्लादेश के अंदर जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो पढ़े लिखे लोग बाग थे, जो एक तरह से कहिए कि उस समय के जो बड़े लेखक थे, चित्रकार थे, जिनके माध्यम से बांग्लादेश के अंदर एक प्रकार का सिविक सेंस बचा हुआ था, जिनके द्वारा लिटरेचर लिखा जाता था, साहित्यकार था, उनको टारगेट किया गया था। ये वही जमात जो लंबे समय तक बैन रही शेख हसीना के काल में, यह अब फिर से उग पड़ी है क्योंकि मोहम्मद यूनुस ने इनसे बैन हटा दिया। शेख हसीना जैसे ही बांग्लादेश से निकलकर इधर आती हैं, मोहम्मद यूनुस इनसे बैन हटाते हैं। कट्टरपंथियों का चरम उठने लगता है। लेकिन चूंकि मोहम्मद यूनुस की सरकार लगातार फेल सरकार प्रूव हो रही है, क्योंकि उसके पास में ना महंगाई को रोकने का कोई इलाज है, क्योंकि ये चुनी हुई सरकार नहीं है, ना ही इसके पास कोई वे अहेड है। लगातार फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बेरोजगारी चरम पर है। ऐसे में उन्मादी भीड़ को मोटिवेटेड रखने का एक तरीका जो था वो ये था कि इन्हें कोई ऐसा भारत के खिलाफ नैरेटिव दे दिया जाए, इस प्रकार का जिंगोइज्म दे दिया जाए, जिसकी वजह से ये सारी की सारी भीड़ एक साथ हो जाए और फिर मोहम्मद यूनुस को राष्ट्रपति बना दे। असल मायने में बांग्लादेश के अंदर 2 बड़ी पार्टियां हमेशा चुनाव लड़ती रही हैं। एक का नाम खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी है और दूसरा शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग है। ये दोनों ही पार्टियां फिलहाल इस समय हाशिए पर डली हुई हैं। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को तो इन्होंने बिल्कुल किनारे कर दिया है, चुनाव से अमान्य घोषित कर दिया है, क्योंकि शेख हसीना फरार है तो बोले तुम किस मुंह से चुनाव लड़ोगे। वहीं दूसरी तरफ जो बीएनपी है, जो कि खालिदा जिया की पार्टी है, खालिदा जिया लंदन बैठी हुई हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो चाहती थी पूरा माहौल बनाना, लेकिन वो चुनाव में उतर नहीं पा रही है। उनका बेटा आना चाह रहा है, लेकिन अब पूरा मोमेंटम उनकी पार्टी सोच रही थी कि शेख हसीना के खिलाफ वो बड़े लीडर बनकर आएंगे, लेकिन वो यहां पर प्रेजेंट ही नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे में जमात को लगता है कि 2 बड़ी पार्टियां एब्सेंट हो रही हैं, या फिर अगर खालिदा जिया आती भी हैं तो चूंकि उन्होंने चुनाव प्रचार किया नहीं है, फरवरी में इलेक्शन है, तो वैसे भी हम चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि लोग इस चुनाव को एक तरफा चुनाव कह दें कि पार्टी थी ही नहीं तो लड़ा कौन। निर्दलियों को चुनाव में उतार करके, यही तो कारण था कि उस्मान हदी निर्दलीय पार्टी बनाकर चुनाव में उतरा था। इंकलाब मंच करके जो उतरा था, ये उतरा ही निर्दलीय दल लेकर के था 12 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए ढाका में। तो इसका तरीका यही था कि बांग्लादेश के अंदर बहुत सारे लोग चुनाव लड़ते दिखने चाहिए, सो दैट ये लगे कि देखो चुनाव बिल्कुल फ्री एंड फेयर हो रहा है। भारत ने इसी वजह से इनको इलेक्शन के समय पर समझाइश दी थी कि इलेक्शन को पूरी तरह फ्री एंड फेयर कराइए, क्योंकि आपके यहां पर पार्टियां ही नहीं है, लड़ने के लिए लोग ही नहीं है, तो लड़ेगा कौन। जो तुम लोग हो, ये तो तुम वैसे भी, जिस भीड़ ने पहले ही हिंसा का रास्ता अपना लिया हो, जिसने मॉब लिंचिंग का रास्ता अपना लिया हो, कट्टरपंथ का रास्ता अपना लिया हो, जिसने पूर्व प्रधानमंत्री को भगा दिया हो, संसद पर हमला कर दिया हो, लोगों के द्वारा विरासत जो बनी, ऐतिहासिक विरासतें हैं, उन्हें तोड़ा फांदा जा रहा हो, ऐसे में जब ऑप्शन ही एक होगा तो आप चुनाव फ्री फेयर कैसे मानेंगे। भारत लगातार इस बात को उठा रहा है, तो जमात ने इसे भारत के खिलाफ ही कन्वर्ट कर दिया। उस्मान हदी की मौत होती है, भारत पर आरोप लगा दिया जाता है बिना किसी जांच के, बिना कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के, कि भारत ने मरवाया है, और मरवाने वाले जो लोग हैं, मारने वाले लोग हैं, वो भारत में शरण ले लिए हैं। इससे यहां की जो भीड़ है, जो कम दिमाग भीड़ है, वो पूरी तरह से भारत के अगेंस्ट हो जाती है और जमात को एक बड़ा मोर्चा मिल जाता है कि हाँ, अब एक साथ भीड़ लंबे समय बाद आई है, चलो इसे अब भीड़ को वोट में कन्वर्ट कर ले जाएंगे। कुल मिलाकर पॉलिटिक्स इस प्रकार से चल रही है। तो मोहम्मद यूनुस खुद अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, क्योंकि जमात इनको अपना चेहरा बनाकर प्रेजेंट कर देगी, जब इन्हीं की प्रेजेंस में जमात ने ये सारे खेले कर लिए तो आने वाले समय में भी कर जाएगी। तो ऐसे में मोहम्मद यूनुस की सत्ता को बरकरार रखने के लिए तमाम प्रक्रियाएं चल रही हैं। ऐसे में इनको बाकायदा झंडे में लपेट करके यहां पर लाया जाता है, बाकायदा इन्हें
इस प्रकार से दफनाया जाता है। राष्ट्रीय कवि जो इनके यहां पर हैं काजी नजरुल इस्लाम, उनकी कब्र के बगल में इनको दफनाया गया। 2:30 बजे संसद भवन के साउथ प्लाजा में जनाजे की नमाज अदा की गई। यहां पर मोहम्मद यूनुस कहते हैं कि प्यारे उस्मान हदी, हम यहां आपको अलविदा कहने नहीं आए हैं, आप हमारे दिलों में रहते हैं। जब तक बांग्लादेश रहेगा आप इस देश का अटूट हिस्सा बने रहेंगे। इसको ये शेख मुजीबुर रहमान ना बना दे, राष्ट्रपिता ना घोषित कर दे। मतलब ये हद की तो साइकी चल रही है इन लोगों के। और इंटरेस्टिंग बात, जिस चीज के लिए जब ये कहते थे कि शेख हसीना के काल में ये सब हो रहा था, आप विचार करिए कि आज मोहम्मद यूनुस के कालखंड में ना तो चुनाव हुए हैं पिछले 18 महीने से, उसके अतिरिक्त अगर आप ऑब्जर्व करें तो जितना हिंसा इस समय अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही है, आज विश्व चुप बैठा हुआ है, पश्चिमी देश एकदम चुप बैठे हुए हैं। अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। यह दर्शाता है कि किस प्रकार से वेस्ट हमेशा अपने हितों का ख्याल रखता है। अपने हितों के ख्याल में जब शेख हसीना शासन में थी तब कोई इस प्रकार की हिंसाएं सुनने में नहीं आती थी, लेकिन अब जिस प्रकार की हिंसाएं चल रही हैं, इन पर वेस्ट अपनी तरफ से शर्मिंदगी इस बात की कि जर्मनी के एम्बेसी ने भी अपना वो झुका दिया है, झंडा झुका दिया है कि साहब उस्मान हदी मारा गया है। ऐसे ही सब तरफ से राष्ट्रीय शोक में शरीक किया जा रहा है। बड़ी बड़ी एम्बेसीज अपनी तरफ से इसके प्रति अपनी सांत्वना मैसेज लिख लिख करके भेज रही हैं। यह दर्शाता है कि बांग्लादेश को पूरी तरह बर्बाद करने में पश्चिमी देश अपने लिए उसे एक अड्डा बनाने में दर्शाता है कि उनकी जो ऐतिहासिक भारत के प्रति नफरत है वो किस उच्च स्तर तक की है, ये समझ में आता है। यहां पर ये लोग इस प्रकार से सड़कों पर आते हैं, दिखाई पड़ते हैं, विरोध करते हुए सड़कों पर प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई पड़ते हैं। यहां पर भीड़ में जहां तहां एक ही चर्चा कि ये सब केवल भारत का किया धरा है। भारत के किए धरे में यह कहा जाता है कि यदि किसी ने मारने वालों में अल्टीमेटम दिया जाता है यार 24 घंटे में मारने वालों को नहीं पकड़ा गया तो फिर पता नहीं ये लोग क्या करेंगे। तो इंकलाब मंच के जो सचिव हैं उन्होंने जनाजे के बाद प्रदर्शन किया और कहा कि हम शोक मनाने नहीं आए हैं, भाई को न्याय मनाने आए हैं और जो उसकी मतलब इच्छा थी उसको पूरा किया जाए, 24 घंटे के भीतर हमलावरों को पकड़ा जाए। हमलावरों को पकड़ा जाए उसका तो अल्टीमेटम चलो एक है, लेकिन अब इसी हत्या के साथ साथ इसकी हत्या के बारे में कौन हो क्या करेगा। इस व्यक्ति का नाम है दीपू। ये कौन है साहब? व्यक्ति को पहले इसके ऑफिस से खींच करके लाया गया, ला करके फिर इसको, ये वो व्यक्ति है, और फिर ला करके इसको पीटा गया। बोले तूने ईश निंदा की है, केवल हिंदू होना इसका गुनाह था। साथियों, आवश्यकता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो हत्याएं हो रही हैं, जो टारगेट किया जा रहा है, मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है। आप में से कई साथियों ने अभी थोड़ी देर पहले रविवार वार्ता में यह सवाल पूछा कि भारत हिंदुओं के खिलाफ कुछ कर क्यों नहीं रहा है, बोल क्यों नहीं रहा है, बांग्लादेश के खिलाफ कुछ कर क्यों नहीं रहा है। ये तो भारत सरकार से किया जाने वाला सवाल है। लेकिन हाँ, जो हमारे देश के लिबरल्स हैं, उन लिबरल्स ने भारत को जो संविधान दिया, जिसको सेक्युलर संविधान कहा गया, कि देश के संविधान में, देश के अंदर जो संविधान है वो किसी भी धर्म को नहीं मानेगा, धर्मनिरपेक्ष रहेगा। उस धर्मनिरपेक्षता ने आज हिंदुओं के लिए हो रही हिंसा पर भी हमें बोलने से मना कर दिया। हम देश के नागरिक, बहुसंख्यक हिंदू जो इस देश में निवास करते हैं, उनके हितों के बारे में फिर कौन इस दुनिया में से उठ करके बोलने वाला है, यह सवाल अब एक दूसरे से किया जाने की स्थिति पैदा हो रही है। इस्लाम को मानने वाले राष्ट्र मुसलमान जो है पाकिस्तान के अंदर अपने देश का धर्म मानते हैं, धर्म इस्लाम। बांग्लादेश में इस्लाम, अगर इस्लाम के खिलाफ कहीं भी होता है तो वो उस पर पूरी तरह प्रतिक्रिया देने चले आते हैं। यहूदियों के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक हिंसा होती है तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यहूदी कूद पड़ते हैं, पूरा इजराइल कूद पड़ता है। लेकिन आज हमारा चुप होना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हमारे मूलभूत रूप से सॉफ्टवेयर में गड़बड़ तो नहीं आ गई है। हम बात करने से ही हिचकने लगे हैं। हमारे देश की तरफ से प्रतिक्रियाएं, सबसे पहली प्रतिक्रिया इस बात पर, हमारे देश के अंदर सभी धर्म के लोग नागरिक देश के हैं, सबका सम्मान है, लेकिन ऐसी स्थिति में सम्मानित होते हुए भी आप जब आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि उस व्यक्ति को हिंसा का शिकार इसलिए होना पड़ा क्योंकि वो ये मानते हैं कि हिंदुओं को नुकसान पहुंचाएंगे तो पूरा भारत को चैलेंज किया जा सकता है। भारत को चैलेंज करने की जिनकी मंशा हो वो इस टारगेट में हिंदुओं की मास किलिंग कर रहे हैं। ये सच है कि वो व्यक्ति बांग्लादेशी था, लेकिन आवश्यकता है कि ये आपको चैलेंज करने के लिए किया जा रहा है, आपको मॉडल दिया जा रहा है, डमी मॉडल दिया जा रहा है, देखो ऐसा होगा। और ये जो बात है इसे भारत को बहुत ही तगड़े तरीके से लेने की आवश्यकता है। जर्मनी की एम्बेसी झंडे झुका रही है और कोई प्रतिक्रिया नहीं है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो अपनी तरफ से बातें लिखती है, लेकिन एक लाइन यहां पर जो है दीपू चंद्र दास के लिए लिखा आती है। दुनिया भर के जितने भी लोग हैं जो मानवाधिकार को लेकर बात करते हैं, साथियों, अगर ये हिंसा अगर किसी भी अंग्रेज के खिलाफ किसी भी देश में हुई होती, आज पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड लेकर के बम विमान लेकर पहुंच जाता। ये बिना देखे, आप सोचिए कि 2 अंग्रेजों की मौत पर अभी जो जानकारी निकली कि सीरिया पर अमेरिका ने 70 बमों से गोले बरसा दिए, 100 हमले किए सीरिया के ऊपर, उसमें पता चलता है कि 2 अमेरिकियों की मौत का बदला लिया था। ऐसे में आज भारत को आवश्यकता है यह समझने की कि पूरी दुनिया मॉब लिंचिंग के नाम पर ये जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो ये चुप्पी साध रहे हैं, ये लगी आग उन तक भी पहुंचेगी।
ऐसा नहीं है कि ये केवल भारत तक केंद्रित रहेगी। भारत बांग्लादेश के पड़ोस में लंबे समय से है, बना हुआ है और आगे भी रहेगा। भारत लंबे समय तक मित्र भी रहा है और समय फिर लौट कर आएगा। जब लौट कर आएगा तो वेस्टर्न वर्ल्ड के ये तमाम देश फिर भारत से अपेक्षा करेंगे कि भारत कुछ बोले, तब ये टिट फॉर टैट वाली बीज बोए जाएंगे। ध्यान रखिएगा। अमेरिका आज अपने लोगों को समझा रहा है कि बाहर मत निकलिएगा। खुद के ही लोग जिनको उकसाया गया था, इसी मोहम्मद यूनुस के लिए तैयार किया था ना अमेरिका ने बांग्लादेश को, आज वो हालत देख सकते हैं। अपोजिशन सरकार से सवाल पूछ रहा है और पूछना भी चाहिए। सवाल के रूप में प्रियंका चतुर्वेदी का सवाल है और ये बिल्कुल सही भी है। अपोजिशन में प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से भी क्वेश्चन पूछा गया। हालांकि ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने कभी ना कभी उन चीजों पर भी चुप्पी साधी है जब हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बांग्लादेश में बड़ी मात्रा पे थी। पर ठीक है, देर से आए दुरुस्त आए, सरकार से सवाल किया जा रहा है, अपेक्षा है जिनसे रिप्लाई देने की, उनसे रिप्लाई की अपेक्षा की जाएगी। फिलहाल के लिए यही साथियों। चीफ एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश इस पर अपनी तरफ से रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि जो हिंसा हुई उसमें हमने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वास्तविकता यह है कि बांग्लादेश ने प्रॉपर तरीके से 2 घंटे तक के वो हालात रखे थे, कोई पुलिस काम नहीं करेगी, कोई फौज काम नहीं करेगी, जनता को खुला छोड़ दिया था जिनको जो करना है। इस प्रकार से फ्री हैंड देकर जो बांग्लादेश ने किया, ये भारत के लिए क्या सही है, ये सवाल सोचने का है। इस पर पूर्व डिप्लोमेट्स की भी यही प्रतिक्रिया है कि भारत को और भारत के अंदर बैठे लोगों को इस पर अब बोलना होगा, भारत को इस विषय पर प्रतिक्रिया देनी होगी। और साथियों, जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर उग्र प्रदर्शन भारत के चिकन नेक को लेकर हो रहे हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के माध्यम से पूर्व की जो हमारी 7 सिस्टर्स यानी कि 7 वो राज्य जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, उन्हें शेष भारत से अलग कर दिया जाए। बांग्लादेशियों में इतना दुस्साहस, ये जो उस्मान हदी मरा है, इसका सबसे बड़ा थॉट ही ये था कि पूर्वोत्तर भारत को बांग्लादेश के साथ मिला लिया जाए और पूरा की पूरा बृहद बांग्लादेश बना दिया जाए। इन लोगों की जो ये मंशा है, इसे आवश्यकता है बताने की कि रंगपुर कॉरिडोर को और चिटगांव को अलग करके बांग्लादेश के साथ जो किया जा सकता है वो भूलना नहीं चाहिए। भारत की सेनाएं फिलहाल बॉर्डर्स पर गश्त कर रही हैं। भारत के पूर्वोत्तर के अंदर प्रदर्शन बांग्लादेश के खिलाफ हो रहे हैं। प्रदर्शनों से काम नहीं चलेगा, डिसिसिव एक्शंस लेने होंगे। बांग्लादेश को कड़ी भाषा में आंसर देना होगा। भारत के अंदर मशाल जलाने का धर्म नहीं है। मत करिए प्रदर्शन, सीधा सरकार के साथ सवाल करिए कि आप कब जाकर के इनके ऊपर प्रतिक्रिया देंगे, कब इस रंगपुर कॉरिडोर को लेकर के इस चिकन नेक को हमेशा के लिए प्रॉब्लम से आजाद कर देंगे, कब पूर्वोत्तर को सीधा बंगाल की खाड़ी से जोड़ेंगे। अब यह सवाल है, उठाइए और चिटगांव को पूरा भारत के साथ मिला दीजिए और रंगपुर को अलग कर दीजिए। इन जैसे देशों को भी अगर हम इतनी जगह देंगे तो फिर ये आने वाले समय में सर पर चढ़ करके देश के अंदर विघन मचाएंगे। आवश्यकता है इनके नासूर को वहीं कुचल देने की। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी साथी चैनल पर अभी थोड़ी देर पहले रविवार वार्ता में उपस्थित थे, काफी अच्छे प्रश्न वहां पर पूछे गए थे। आप लोग अगली बार की रविवार वार्ता में अवश्य जुड़िएगा। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फ्री डीमैट अकाउंट के लिए लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट से संबंधित जो नॉलेज है वो आप हमारे चैनल से बातें बाजार की से प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।